चलिए ठीक है ना। और फिर आगे बढ़ते हैं और रुकते हैं यहाँ पे। क्षेत्रीय पर्व, ठीक है। क्षेत्रीय पर्व कहने का मतलब जो हमारे राज्य में है ना, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, जो पूरे छत्तीसगढ़ में है ना, जो क्षेत्रीय पर्व है, क्षेत्रीय पर्व कहने का मतलब हमारे प्रदेश में है ना, छत्तीसगढ़ राज्य में जो क्षेत्रीय पर्व होते थे है ना, जिसमें पहले क्या जो सरकारी अवकाश जो नहीं मिलता था, ठीक है, उसमें क्या किए गए है ना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा, याद रखना उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा घोषणा किया गया इसके लिए सरकारी अवकाश है ना, सरकारी अवकाश के। तो ठीक, कुछ क्षेत्रीय पर्व जिनके मैं यहाँ पे नाम बता रहा हूँ है ना, उसको आप देखेंगे कि कब है ना, और साथ में कौन कौन से क्षेत्रीय पर्व है ना, कौन कौन सा त्यौहार है जो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, और उसको ये देखना है कि चैत शुल्क है ना, श्रवण अमावस्या इससे संबंधित है। तो इस दिन को जो क्षेत्रीय पर्व में अवकाश, इसका घोषणा किया गया था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा, ठीक है। अभी चूंकि है ना यहाँ पे सत्ता बदल गई, तो इसको याद रखने की जब ये घोषणा हुआ था तो घोषणा किया गया था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। चलिए पहले देखते हैं भक्त माता कर्मा जयंती, ठीक है, याद रखना भक्त माता कर्मा जयंती। अब ये कब मनाया जाता है, तो चैत्र शुक्ल एकादशी को, ठीक। भक्त माता कर्मा जयंती ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकादशी को, और इस दिन छुट्टी का घोषणा किया गया इनके द्वारा, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा, ठीक। अब दूसरा देखिए हरेली, ठीक है। हरेली का त्यौहार ये मनाया जाता है कब, तो श्रवण अमावस्या को, ठीक। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ जनरली पेपर में ये देखने को मिलता है स्टेट में कि जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है ना, उसके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे हरेली त्यौहार है ये कब मनाया जाता है, तो श्रवण अमावस्या को याद रखना। और इस दिन को भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा क्या किया गया, जो क्षेत्रीय पर्व है इसको छुट्टी का घोषणा किया गया, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं तीजा, ठीक है। तीजा त्यौहार या हरितालिका त्यौहार, ठीक है। तीजा त्यौहार को ही हरितालिका त्यौहार कहते हैं, और ये भी मनाया जाता है, तो देखिए ध्यान रखेंगे भादो शुक्ल तृतीया को, ठीक है। भादो शुक्ल तृतीया को तीजा या हरितालिका का क्या मनाया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है। और इस दिन भी है ना छुट्टी या सरकारी अवकाश का क्या किया गया, घोषणा किया गया। चलिए अब देखिए विश्व आदिवासी दिवस, ये 9 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तो इस दिन भी क्या किया गया, छुट्टी है ना, सरकारी अवकाश का क्या किया गया, घोषणा किया गया। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ जो है आदिवासी बहुल है ना, जन्य क्षेत्र है यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो इस दिन क्या किया गया है, छुट्टी का है ना, सरकारी अवकाश का घोषणा किया गया। उसके बाद ये छेड़छाड़ त्यौहार इसी महीने में है क्या ना दोस्त, कितने तारीख को है ना, ये छेड़छाड़ त्यौहार है ना, ये इसी महीने में ध्यान रखेंगे। और साथ में ये चीज़ याद रखेंगे कि इस दिन क्या है, सरकारी अवकाश का घोषणा किया गया है हमारे मुख्यमंत्री है ना, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। और छेड़छाड़ कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है पौष पूर्णिमा, ठीक है। कब मनाया जाता है, तो पौष पूर्णिमा, ठीक है। धान का क्या हो जाया रहता है इसमें है ना, धान का, ठीक है, धान का जो फसल काट के घर में ले आ जाते हैं, उसके बाद ये जो त्यौहार है इसमें क्या किया जाता है, ठीक है। जो बच्चे होते हैं वो दल बनाते हैं और साथ में सभी घर में जाके छेड़छाड़ मन करते हैं। छेड़छाड़ में क्या मिलता है उनको, धान है ना, धान मिलता है, तो ध्यान रखना। छठ पूजा है ना, छठ पूजा आजकल क्या हमारे छत्तीसगढ़ में मनाया जाने लगा है, और ये मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल षष्ठी को। कब, तो कार्तिक शुक्ल षष्ठी को, ठीक है। ये छठ पूजा जो है उत्तर प्रदेश और बिहार वाली है ना, उस क्षेत्र में बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उनका एक है बहुत ही पवित्र त्यौहार है। तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या कि कब मनाया जाता है, तो कार्तिक शुक्ल षष्ठी को। और इस दिन भी छत्तीसगढ़ में क्या किया गया है, अवकाश, सरकारी अवकाश का घोषणा किया गया है, ठीक है। इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है ना, उगते हुए सूर्य भगवान की और साथ में डूबते हुए सूर्य भगवान। चलिए अब इसके बाद है गोवर्धन पूजा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में जो गाय है उसको क्या करते हैं, पूजा करते हैं, और ये मनाया जाता है शुक्ल पक्ष, माफ करिए, कार्तिक शुक्ल प्रथमा को, ठीक है। गोवर्धन पूजा मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल प्रथमा को, ठीक। यहाँ पे जो क्षेत्रीय पर्व है इसमें जो कितना देखने को आपको मिलेगा, 7 क्षेत्रीय पर्व, ठीक है। 7 जो है क्षेत्रीय पर्व है, इसमें क्या मिलेगा, सरकारी अवकाश का घोषणा किया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे भक्त माता कर्मा जयंती, हरेली, तीजा हरतालिका, विश्व आदिवासी दिवस, छठ पूजा और गोवर्धन पूजा। इसमें है ना जो दूसरा हिस्सा में जैसे लिखा हुआ है हरेली, श्रवण अमावस्या, ये वाले हिस्से को आप अच्छे से याद रखेंगे, पेपर में यही पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए अब नवीनतम पुलिस रेंज, ठीक है। नवीनतम पुलिस रेंज का गठन किया गया हमारे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, ठीक है। नवीनतम पुलिस रेंज का गठन किया गया कहाँ, तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, ठीक है। अब देखिए
राजनांदगांव में जो पुलिस रेंज का गठन तो किया गया है, तो इसके अंतर्गत आएंगे कौन कौन से क्षेत्र वो देखिए। राजनांदगांव स्वतः यहाँ आएंगे, उसके बाद है खैरागढ़, है ना, खैरागढ़ का क्षेत्र भी राजनांदगांव जो पुलिस रेंज है उसके अंतर्गत आएगा। साथ में मोहला मानपुर, है ना, मोहला मानपुर ये क्षेत्र भी कहा गया राजनांदगांव के पुलिस रेंज क्षेत्र में। उसी प्रकार कबीरधाम, पूरा कबीरधाम जिला, है ना, ये कहा गया तो जो राजनांदगांव के नवीन जो पुलिस रेंज है ना, जो गठन किया गया है उसके अंतर्गत आएंगे। तो देखिए अब तक कितने पुलिस रेंज थे, तो उनकी संख्या थी 6, ठीक है। मतलब अब जो ये नवीनतम पुलिस रेंज का गठन किया गया, उसके बाद अब कितना हो गया पुलिस रेंज की संख्या, तो 6। इसके पहले में कितने थी, तो 5, ठीक है। तो छठवां कौन सा है जो सबसे नवीनतम है, वह याद रखना है राजनांदगांव, ठीक। देखिए अब पुलिस रेंज कहाँ कहाँ है, सरगुजा पुलिस रेंज, है ना, बिलासपुर पुलिस रेंज सबसे बड़ा है, याद रखिए। बिलासपुर पुलिस रेंज जो है क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है, सबसे बड़ा। उसके बाद रायपुर पुलिस रेंज, है ना, बस्तर का पुलिस रेंज, ठीक है, दुर्ग पुलिस रेंज, उसी प्रकार राजनांदगांव, इसको अभी गठित किया गया, क्या है ये, नवीनतम है, ठीक है। राजनांदगांव क्या है, नवीनतम। तो अभी आपके पास कितने पुलिस रेंज हो गए, 6। इसके पहले कितने थे, 5, ये भी याद रखें। साथ में राजनांदगांव जो पुलिस रेंज नया बना उसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इसको भी आप याद रखें। चलिए अब हम लोग कृषि, है ना, कृषि दर्जा के बारे में ध्यान देखते हैं कि इसमें क्या क्या कृषि दर्जा में, है ना, कृषि का दर्जा कौन कौन से क्षेत्र में दिया गया है ना। देखिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, है ना, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मधुमक्खी पालन, जो मधुमक्खी होता है उसको पालते हैं, है ना, मधुमक्खी का जो क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। उसी प्रकार रेशम कीट, है ना, रेशम कीट से क्या बनता है, धागे बनते हैं, कपड़ा बनता है, कपाल, इन दोनों को कृषि का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो कृषि का दर्जा कौन कौन से क्षेत्र में मिला, तो याद रखना है मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, साथ में रेशम कीट पालन के क्षेत्र में, ठीक है। और दिया किसने, तो छत्तीसगढ़ शासन ने, ठीक है। अब देखिए मधुमक्खी पालन और साथ में रेशम कीट पालन, इन दोनों क्षेत्रों को क्या कर दिया गया, कृषि का दर्जा दे दिया गया। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई मधुमक्खी पालन कर रहा है और कीट पालन कर रहा है तो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत काम कर रहा है, कृषि, है ना, वो कृषि के क्षेत्र में काम कर रहा है। अब दोनों को कृषि का दर्जा मिला, जिससे जो है ना, तो इनका जो पालन करेंगे वो क्या कहलाएंगे, कृषक कहलाएंगे, ठीक है। अब इनको फायदा क्या होगा, देखिए कि इनको 0% ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण प्राप्त होगा, ठीक है। अब जैसे ही मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है, अब इनके जो कृषकों हैं, मतलब इनका जो देख रेख करने वाले, पालन करने वाले, वो अब कृषक कह रहे हैं इसके, ठीक है। तो उनको क्या किया जाएगा, 0% ब्याज दर पर, ठीक है, मतलब 1 भी रुपये ब्याज नहीं लिया जाएगा, अल्पकालीन ऋण प्राप्त प्रदान की जाएगी, मतलब कम समय के लिए उनको ऋण क्या किया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा, एक, है ना, वो 0% ब्याज देगा, उनसे ब्याज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और है ना, अभी तो कौन सा मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन, इसको किसमें शामिल किया गया, तो कृषि का दर्जा दिया गया। और ऐसे कुछ क्षेत्र के बारे में बात करते हैं जिसे कृषि का दर्जा पहले मिला हुआ है, ठीक है। तो देखिए मधुमक्खी पालन जो है ना, कृषि के दर्जे के अंतर्गत आता है ना। मधुमक्खी को पालन करना क्या कहलाता है, कृषि कार्य कराना कहलाता है। उसी प्रकार लाख पालन, ठीक है, लाख क्या है, पेड़ों में उगता है ना, कीट रहता है, वो अपने क्या करता है, कीट अपने ना सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर क्या करता है, द्रव निकालता है, ठीक है। तो द्रव का क्या बन जाता है, कवच बनता है, वही होता है लाख, ठीक है। उसका क्या करते हैं, उर्वरक में, साथ में रंगीन, है ना, कलर करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो रंग बनाने के क्षेत्र में, रंगने के क्षेत्र में काम आता है लाख, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक। मधुमक्खी पालन, है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और उसी प्रकार रेशम कीट पालन, ये किस में आया, तो कृषि, चारों को क्या मिला है, कृषि का दर्जा मिल रहा है, याद रखेंगे, ठीक है। कोई पेपर में ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मधुमक्खी पालन, लाख पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, ये किसके अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है कृषि के अंतर्गत आता है। चलिए अब यहाँ देखिए राज्य महिला उद्यमिता, है ना, नीति। उद्यमिता मतलब क्या होता है, उद्योग संबंधित नीति, है ना, उद्योग व्यवसाय संबंधित। ये कब, हाँ देखिए ये कब से कब तक के लिए लागू है, तो 2023 से 2028 तक के लिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि राज्य महिला उद्यमिता नीति किसके लिए है, तो केवल फिर महिलाओं के लिए। ये जो उद्योग और व्यवसाय संबंधी नीति लाई गई, ये तो क्या लागू हो गया, कब से कब तक रहेगा, तो आपको याद रखना है 2023 से 2028, ठीक है। 2023 से 2028 आपको डेट याद रखना है कि ये नीति जो है इस समय तक क्या होगी, लागू रहेगी। महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए, ठीक है, ये नीति क्यों लाई गई, ताकि महिलाएं भी क्या कर सके, उद्योग स्थापित कर सके। तो उद्योग स्थापित करेंगे उनको क्या प्रदान किया जाएगा, वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा, ऋण प्रदान किया जाएगा,
ठीक है। तो इस नीति के तहत क्या है कि महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए, है ना, जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ऋण प्रदान की जाएगी। ये क्या है, इसका उद्देश्य है, क्योंकि इससे महिलाओं को क्या आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, सशक्त बनाया जाएगा, है ना। चलिए, और ऋण सीमा का प्रावधान किस प्रकार है, इसका क्राइटेरिया देखते हैं। ठीक है, अगर उद्योग विनिर्माण के क्षेत्र में कर रही है तो अधिकतम कितना 50 लाख रुपए को उनको क्या किया जाएगा, ऋण प्रदान किया जाएगा। याद रखना, पेपर में यही डाटा आता है। ठीक है, अगर विनिर्माण क्षेत्र में उद्योग है ना, उद्योग अगर कोई महिला करती है तो उनको ऋण कितना मिलेगा, अधिकतम 50 लाख रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख रुपये। उसी प्रकार वो सेवा के क्षेत्र में करती है ना, सेवा के क्षेत्र में अगर अपना व्यवसाय चालू करती हैं तो उनको अधिकतम 25 लाख रुपए क्या किया जाएगा, ऋण प्रदान किया जाएगा। उसी प्रकार अगर व्यवसाय के क्षेत्र में, है ना, काम करती हैं तो उनको अधिकतम जो है 10 लाख रुपए तक का क्या किया जाएगा, ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक, इस डाटा को आप याद रखेंगे। साथ में से विनिर्माण, सेवा, है ना, व्यवसाय, सेवा देखेंगे, तृतीय क्षेत्र का विषय है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र होता है क्या। ठीक है, वहाँ से आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, विनिर्माण, है ना, सेवा और व्यवसाय, इनमें तीनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया में, है ना, उनको अलग अलग ऋण प्रदान किया जा रहा है। एक नाम आप याद रखेंगे, अमित अग्रवाल। ठीक है, छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अधिकारी हैं, है ना, इनको UIDAI के सीईओ क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्या है, आधार है ना, आधार विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ठीक है, वही है ये। तो UIDAI का फुल फॉर्म देखिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, UIDAI का फुल फॉर्म जो मैंने आपको बताया, और इसके जो है CEO, है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये नियुक्त किए गए किनके, तो अमित अग्रवाल को। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अधिकारी रहे हैं। और देखिए, इनके पहले, अमित अग्रवाल के पहले UIDAI के CEO कौन थे, तो उनका नाम है सौरभ गर्ग। क्या नाम था, तो सौरभ गर्ग। देखो, पेपर में आजकल ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि जो ये अमित अग्रवाल जी हैं, जिसे वर्तमान में UIDAI का CEO नियुक्त किया गया है, ये किसका स्थान लेंगे, तो आपको बताना है इसके जो पहले थे सौरभ गर्ग, उनके स्थान पे इनको नियुक्त किया जाए। चलिए ठीक है, आज का हम लोग ये जो करंट अफेयर की क्लास है ना, आज को यही एंड करते हैं। और इसके बाद आप ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे करंट अफेयर की डेली एक वीडियो कम से कम आए। बाकी जितने यहाँ पे करंट अफेयर की मैं क्लास ले रहा हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो स्टेट PCS के एग्जाम हो, चाहे वो आने वाला मास्टर वाला या प्रयोगशाला से संबंधित। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही एंड अप करते हैं, है ना। जो इसके पहले 2-4 वीडियो आए उसको आप देखें अच्छे से, उसको पढ़ें। ठीक है, बाकी फिर कल कंटिन्यू करेंगे।